हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में आज से हम इकॉनमी की करंट अफेयर्स कंप्लीट शुरू करने जा रहे हैं। और इकॉनमी की करंट अफेयर्स जैसे कि आप सभी लोगों की डिमांड थी, हमने जनवरी 2021 से शुरू किया है। इसको हम जुलाई 2021 तक पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक का इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में करंट अफेयर्स देखेंगे। तो इसमें इकोनॉमिक्स हम करंट अफेयर्स भी देखेंगे, साथ साथ जो इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म होते हैं वो भी जहाँ जहाँ बीच बीच में यूज़ में आएंगे उनको हम आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बता देंगे और उनकी डेफिनेशंस प्रोवाइड कर देंगे। तो हम डेफिनेशंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ाएंगे, यानी कि आपका स्टैटिक पार्ट, और जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स है उसको हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। ये केवल इसमें जो इकोनॉमी के ही करंट अफेयर्स इंक्लूड रहेंगे। आज के लेक्चर में हम 1 जनवरी से 15 जनवरी तक का करंट अफेयर्स कवर करेंगे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में। लेकिन ये आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा। कल से हमारे डेली 2 लेक्चर आएंगे और हो सकता है कोशिश ये हम करेंगे कि आज भी हम आपको 2 ही लेक्चर प्रोवाइड कराएं, एक शाम में 5 से 6 बजे के बीच प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल से तो हमारा कंफर्म आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इकोनॉमी के दृष्टि से। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि हम जनवरी 2021 से शुरू कर रहे हैं और इसको हम पहले जुलाई 2021 तक कवर करेंगे या फिर अगस्त 2015 अगस्त तक कंप्लीट करेंगे 2021 के इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। जैसे कि हम नॉर्मल करंट अफेयर्स देख रहे हैं, 15 अगस्त 2021 तक के हम करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है, चाहे हमें उसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कवर करें, चाहे हम नॉर्मल करंट अफेयर्स कंप्लीट करें, चाहे इकोनॉमिक करंट अफेयर्स कंप्लीट करें। लेकिन जनवरी से जुलाई अगस्त तक कंप्लीट होने के बाद हम जुलाई 2020 तक 20 से दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमें मेनली ये 8 टॉपिक देखने हैं। पहला है स्विस चैलेंज आइडियाज डज नॉट फ्लाई विद क्रेडिटर्स। स्विस चुनौती जो है, ये जो विचार जो है लेनदारों के साथ तालमेल नहीं कर रहा है। तो स्विस चैलेंज क्या है, इसमें हमें ये पढ़ना है कि स्विस चैलेंज है क्या, होता क्या है और ये न्यूज़ क्या है। ये दोनों ही चीज़ें हम कवर करेंगे। रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स एज अ पैंडेमिक लेसन, महामारी सबक के रूप में लचीली आपूर्ति श्रृंखला, इसको हम एज ए करंट अफेयर्स भी देखेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स होती क्या है। तीसरा है राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल की बढ़ती लागत। तो रॉ मटेरियल्स कहाँ से हमें प्रोवाइड होता है, भारत की कितनी खपत है, किस रॉ मटेरियल के क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में क्या खपत है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या खपत है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या खपत है। इस सारे हम बेसिक कॉन्सेप्चुअल स्टैटिक जीको को भी देखेंगे। चौथा है डिस्कॉम्स म्यूज ऑन न्यू बिज स्ट्रेटजीज फॉर हायर रेवेन्यूज। डिस्कॉम जो है उच्च राजस्व के लिए नई रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं। जैसे कि डिस्कॉम आपको पता होगा, जो हमारी ट्रांसमिशन कंपनीज होती हैं, जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन कंपनीज होती हैं, डिस्कॉम कंपनीज जो बिजली की ट्रांसमिशन करती हैं, यानी कि आपका बिजली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। इनका बिजली प्रोडक्शन में योगदान कम होता है, लेकिन ये ट्रांसमिशन लाइन बिछाती हैं। तो ऐसी कंपनियां, उनके बारे में हम देखेंगे जो ट्रांसमिशन को एक जगह जहां पर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है वहां की बिजली को दूसरे स्टेट में स्थानांतरित करना का काम कर रही हैं। पांचवा है माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम्स अंडर पार्लियामेंट पैनल रडार, संसद पैनल रडार के तहत सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम। इसमें हम माइक्रो इरिगेशन देखेंगे और ये माइक्रो इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है वो किस स्कीम के अंतर्गत आता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके अंतर्गत इस स्कीम को भी हम कवर करेंगे। गवर्नमेंट एसेट सेल्स टू पार्टली फंड हायर स्पेंडिंग ऑन फिस्कल 2022, वित्त वर्ष 2022 में आंशिक रूप से अधिक खर्च के लिए सरकारी संपत्ति की बिक्री, यानी कि इसमें हम डिसइन्वेस्टमेंट देखेंगे। जो सरकार वित्त वर्ष 2022 के लिए डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है उसको हम देखेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है। 7वीं न्यूज़ होगी हमारी जीएसटी मोप अप ऑल टाइम हाई इन दिसंबर में जीएसटी एमओपी सबसे अधिक। इसकी न्यूज़ हमें जनवरी में प्रोवाइड हुई थी, तो हम ये हालांकि दिसंबर की न्यूज़ है लेकिन ये इस पर फैसला जनवरी में लिया गया था, तो इसको भी हम कवर करेंगे। फिर है RODTEP स्कीम फॉर टू कवर ऑल एक्सपोर्ट, सभी निर्यातों को कवर करने के लिए जो RODTEP योजना है, जो एक पुरानी स्कीम्स को मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम्स को सब्स्टिट्यूट करके बनाई गई है, उसको प्रतिस्थापित करके इस स्कीम को शुरू किया गया है। हम इसको भी देखेंगे डिटेल में। तो शुरू करते हैं अपने पहली न्यूज़ से। स्विस चुनौती विचार लेन देनों के साथ मेल नहीं खा रहा है। इसमें क्या है, DHFL जो लेनदारों की समिति है, DHFL के लिए, DHFL क्या है, कंपनी है। इसमें लेनदारों की जो समिति है उसने बोली लगाने वालों के बारे में फैसला करने के लिए स्विस चैलेंज पद्धति अपनाने की सलाहकार के सुझाव को खारिज कर दिया है। तो स्विस चैलेंज जो अपनाया जाता है वो क्या होता है, अभी हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे, पहले हम न्यूज़ कवर कर लें। COC ने इस आधार पर इसे खारिज कर दिया है कि इससे कानूनी जटिलताएं पैदा होंगी और पूरी प्रक्रिया में देरी होगी।
अब कुछ बैंकर ऐसे हैं जिन्होंने महसूस किया कि स्विस चैलेंज मॉडल को अब पेश करने से मूल रूप से बोली लगाने वालों को आपत्ति होगी, क्योंकि समाधान योजनाओं के लिए मूल अनुरोध ओरिजिनल रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान, इस दस्तावेज में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। 21 बोलीदाताओं ने DHFL के लिए समाधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने में रुचि दिखाई है। देखिए, अभी DHFL के लिए बोली लगाई जा रही थी, तो उसमें स्विस मेथड को अप्लाई किया गया, तो इसी वजह से ये इशू कंट्रोवर्सी में है कि स्विस मेथड होता क्या है। ये इकोनॉमिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, क्योंकि हमारा EPFO का जो कार्य प्रणाली है वो ज़्यादातर कंपनी फैक्ट्रीज से रहती है, तो आपको ये पता होना चाहिए स्विस मेथड क्या है। अब क्या है स्विस चैलेंज, होता क्या है। खरीद की स्विस चैलेंज पद्धति के तहत ये मेथड ऐसा होता है जिसमें एक उम्मीदवार, मान लीजिए जैसे DHFL है, DHFL को यहाँ पर इसमें स्टेक खरीदने के लिए या इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए बोली लगाई जा रही है, बिड लगाई जा रही है। तो बिड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप आए हैं, आप X हैं और आपने यहाँ पर बोली लगाई। अब जो आपने पहली बोली लगाई है उस बोली के पैसे को पब्लिकली इसको पब्लिश किया जाएगा, पब्लिक में इसको रखा जाएगा, पब्लिक के सामने। अगर उसके साथ सरकार जनता के सामने रखेगी और अधिक प्रस्ताव इससे मांगेगी, यानी कि इससे ऊपर की बोली पर प्रपोजल मांगेगी। अब एक बार ये प्राप्त हो जाने के बाद मूल उम्मीदवार को सर्वोत्तम बोली का मिलान करने की अनुमति दी जाती है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आप X हैं, आपने मान लीजिए 100 रुपये की बोली लगाई। अब सरकार ये प्रपोजल जनता के सामने रखेगी कि DHFL को हम 100 रुपये में इसके कॉन्ट्रैक्ट X को दे रहे हैं। तो अगर कोई इससे ज़्यादा पैसे देना चाहता है, क्योंकि पहले पैसे आपने लगाए हैं, इसलिए आपके प्रपोजल को सामने रखा जाएगा जनता के। तो अगर अब आप जनता से डिमांड करेगी सरकार कि अगर आप इससे ज़्यादा पैसा देना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, आप ज़्यादा बोली लगाइए। अब इसमें मान लीजिए 5-10 लोग ऐसे आ जाते हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा ऊपर बोली लगा दी और इसमें हाईएस्ट बोली 120 रुपये चली गई। अब इस 120 रुपये को दोबारा X के पास लेकर जाया जाएगा। अब X से कहा जाएगा, क्योंकि X ने सबसे पहले बोली लगाई थी, तो इसको आखिरी छूट इसी को दी जाएगी। अब X से कहा जाएगा कि हमारे पास लास्ट बोली 120 रुपये है, अगर आप इससे ऊपर बोली लगाकर इस कॉन्ट्रैक्ट को लेना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज हम ये 120 रुपये की बोली वाले व्यक्ति को, यानी कि Y को हम ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अगर अब आप जो है X हैं, अगर आप चाहें तो 120 के 125 रुपये देकर सरकार से कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट 120 में Y को दे दिया जाएगा। तो ये स्विस चैलेंज होता है। तो स्विस चैलेंज पद्धति क्या है, स्विस चैलेंज मेथड में क्या किया जाता है, जो बोली लगाई जाती है, सबसे पहले बोली लगाने वाले को उम्मीदवार के सामने सर्वोत्तम बोली का मिलान करने की उसे छूट दी जाती है। दूसरी न्यूज़ है हमारी, महामारी सबक के रूप में लचीली आपूर्ति श्रृंखला। अब इसमें भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्री सही मायने में कभी अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा हेनरी किसिंजर का कहना है। हेनरी किसिंजर एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ये कहा है कि पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स, इसको कभी भी अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। उसका सबक हमें कोविड-19 के टाइम में देखने को मिला है। इसमें क्या कहा गया है कि एक जो महामारी ने सिखाया है कि दुनिया को ऐसी लचीली आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली का निर्माण करना चाहिए जो व्यवधानों, यानी कि जितनी भी रुकावटें हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उनका सामना कर सके और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी भी सुनिश्चित कर सके। यानी कि ऐसा ना हो कि समय समय पर जो, जैसे कि इस बार कोविड-19 का इशू चल रहा है 2 साल से पिछले, तो ऐसा ना हो कि कभी भविष्य में इस तरह की आपदा आए तो जो हमारी सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। जैसे कि सप्लाई चेन में बाधा भी उत्पन्न हुई है। और दूसरी चीज़ ये, जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर ज़्यादातर कंट्रीज़ की रॉ मटेरियल के संदर्भ में, तो उस रॉ मटेरियल का इसने डिपेंडेंसी का चाइना ने बहुत ज़्यादा फायदा भी उठाया है। इसको जैसे कि हम कहते हैं, जैसे कि आपने पिछले साल सुना होगा, एक वर्ड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, मास्क डिप्लोमेसी। जो चाइना की मास्क डिप्लोमेसी थी, बड़े पैमाने पर चाइना ने एक्सपोर्ट किए हैं मास्क पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाहे अमेरिका हो, अमेरिकन कंट्रीज़ हो, बड़े पैमाने पर चाइना द्वारा इसको एक्सपोर्ट किया गया है। मास्क को बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर्स एक्सपोर्ट किए गए हैं, जैसे कि, और इसी तरह आपका API जो होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में API जो होते हैं, जो भारत जिसके लिए पूरी तरह से, और भारत सहित अन्य देश भी पूरी तरह से API के लिए किस पर डिपेंडेंट है, चाइना पर। तो इन सारी, एक तो सप्लाई चेन में बाधा उत्पन्न हुई कोविड-19 की वजह से, यानी कि जो भी हमारे यहाँ पैंडेमिक आया या आगे आने वाले भविष्य में कभी ऐसा होने की संभावना हो, तो सप्लाई चेन का रेजिलिएंट होना, यानी कि उसका सतत विकास, सतत चलते रहना बहुत ज़रूरी है। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान मानव निर्मित भी हो सकता है या प्राकृतिक भी हो सकता है। अभी हालांकि कोविड-19 को लेकर यह स्थिति बनी हुई है, ये डायलेमा की स्थिति है कि ये एंथ्रोपोजेनिक था, यानी कि मानव निर्मित था, या फिर नेचुरल डिजास्टर था। हालांकि बहुत ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़ ये आरोप लगा रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत तो हालांकि डायरेक्टली नहीं कहता है, भारत डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू ये कहता है इनडायरेक्टली कि ये एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से हुई है बीमारी, क्योंकि मैन मेड है ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है, या फिर दोनों समान रूप से विघटनकारी है, या दोनों जो है, दोनों का मिला जुला स्वरूप है।
अब महामारी के प्रकोप के साथ चीन से निकलने वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर तत्काल प्रभाव पड़ा, जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ ऑटोमोबाइल का बड़ा हिस्सा जो आता है रॉ मटेरियल का, वो भी हमारा चाइना से आता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स आते हैं वो भी सारे ज़्यादातर चाइना से ही आते हैं। इसी तरह हमारे जो सोलर पैनल्स हैं वो भी, उनकी किट्स भी कहाँ से आती हैं? चाइना से आती हैं। तो बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया सप्लाई चेन के मामले में चाइना पर निर्भर है। इससे कई क्षेत्रों की कंपनियों ने इसका प्रभाव महसूस किया। भारत फार्मास्यूटिकल में उत्कृष्ट है, लेकिन चीन से सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री, जिसे हमने आपको बताया एपीआई क्या होते हैं? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इसके आयात पर अधिक निर्भरता इसे कमज़ोर बनाती है। जैसे कि आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा इस पर आयात पर निर्भरता होने की वजह से, बहुत ज़्यादा का बल्कि पूरी तरह भारत एपीआई के लिए चाइना पर निर्भर है, और यहाँ तक कि अदर कंट्रीज़ भी, डेवलप कंट्रीज़ भी एपीआई के लिए चाइना पर ही निर्भर हैं। तो इस वजह से चाइना ने इस चीज़ की भी डिप्लोमेसी का फ़ायदा उठाया। हालांकि आपदा में अवसर ढूंढने का काम किया, मोदी जी कहते रह गए, और चाइना ने आपदा में अवसर ढूंढ भी लिया। हाल के दिनों में व्यापार के हथियारीकरण में वृद्धि हुई है। अब केवल बढ़ेगा। इस संदर्भ में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने ऑटोमोबाइल, देखिए अभी हमने करंट अफेयर्स के लेक्चर्स जो हमारे चल रहे हैं नॉर्मल, उसमें हमने आपको सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव ये बताया था। ये किसके द्वारा, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये 3 देशों के द्वारा, जिसमें इंडिया शामिल है। इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देशों ने मिलकर क्या किया है? सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव शुरू किया है। इसी संदर्भ में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम, स्टील, कपड़ा, वित्त पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन पर की शुरुआत की है। इसमें आईटी सेवाएं भी शामिल है। इस पहल को आने वाले दिनों में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस की भागीदारी के साथ भी बढ़ाया जा सकता है। यानी कि सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव जो इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू किया गया है, इसमें यूके को भी इंक्लूड किया जा सकता है आने वाले दिनों में, और फ्रांस को भी इंक्लूड किया जा सकता है। चीन एक तरफ भारत के साथ सामान्य संबंध बनाने का आह्वान करता है, और दूसरी तरफ लद्दाख में उसका सामना करना जारी रखता है। यानी कि लद्दाख में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, और एक दूसरी तरफ जो हमारे मीडिया चैनल्स के थ्रू ये भी बात की जाती है कि चाइना इंडिया से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए भी आह्वान करता है। ये चीन द्वारा विवादास्पद मुद्दों को हल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति रही है। देखिए चीन क्या करता है, भारत का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लद्दाख पर और अरुणाचल प्रदेश पर हमारा सीमा विवाद चलता रहता है, ताकि भारत का ध्यान अपनी ट्रेड और कॉमर्स से हटकर कहाँ चला जाए? अपने हमारे जो लैंड इश्यूज़ हैं और बॉर्डर इश्यूज़ हैं, इन पर ध्यान हमारा डाइवर्ट हो जाए, और इकोनॉमिक दृष्टि से भारत पिछड़ जाए। तो ये क्योंकि भारत ही सबसे बड़ा आने वाले समय में भारत चाइना को सबसे बड़ा टक्कर देने वाला एकमात्र देश है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अमेरिका जो है, अब अमेरिका की जो ग्रोथ है वो नीचे गिरती जा रही है। उसकी जो ग्रोथ रेट है उसकी दर कम होती जा रही है। नीचे गिरने का मतलब ये नहीं कि माइनस में चल रही है, उसकी ग्रोथ रेट कम हो रही है। विवादास्पद मुद्दों को हल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति है चाइना की, जिसमें उसने अपने प्रतिद्वंदियों के विकल्प को कमज़ोर करने के लिए अपने आर्थिक लाभ का इस्तेमाल किया, जिसका ताज़ा उदाहरण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्यापार में चीन द्वारा उठाए गए कदमों का समूह है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो अभी हाल ही में पिछले 1-2 साल में जो चाइना ने कदम उठाए हैं, जिस कई तरह की चाइनीज़ कंपनियों ने वहाँ के स्टील मैन्युफैक्चरिंग में से अपना जितने भी स्टेक्स थे वो निकाल लिए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया को भी चाइना ने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करने वाली चीज़ों पर। अब 1970 के दशक के बाद जापान ने चीनी अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का निवेश किया है, लेकिन चाइना प्लस 1 पॉलिसी जो है उसका पालन करके दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों के संघ आसियान क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ है, जिसमें मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, आपका ब्रुनई, फिलीपींस, ये सब शामिल है। भारत और बांग्लादेश में विविध निवेशों का पालन करते हुए सावधानी से जोखिम कम करने की रणनीति इसने विकसित की है। जापान के पुनर्वास पैकेज के चरण 1 में 89 जापानी कंपनियों ने चीन से बाहर जापान, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत में विविधता लाने के लिए सब्सिडी का लाभ उठाया। इसमें हम अभी आगे देखेंगे कि नकारात्मक सूची क्या है, जिसका जिक्र डिफेंस के पर्सपेक्टिव में होता है। बड़ी संख्या में एसएमई ने वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में स्थानांतरित होने का विकल्प चुना। आगे इसमें है, भारत एक विकासशील देश है, देश अपनी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान नहीं उठा सकता। देखिए भारत एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए मजबूरी ये होती है कि उनको एक सतत यानी कि सस्टेनेबल सप्लाई चेन की ज़रूरत होती है। अगर इकोनॉमिक दृष्टि से वृद्धि करना है किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, तो उनको सतत सप्लाई की ज़रूरत होती है। और इस कोविड-19 की पैंडेमिक की वजह से यहाँ पर सतत सप्लाई में बाधा आई, यानी कि सप्लाई चेन रेजिलियंस में बाधा आई, जो कि कुछ
मैन मेड भी थी, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक भी थी, मानव निर्मित भी थी, और कुछ नेचुरल भी थी। नेचुरल कोविड-19 की वजह से हो गई, और कुछ मैन मेड जानबूझकर चाइना द्वारा उसको सप्लाई चेन में देरी करना, किसी भी प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ के रॉ मटेरियल में जो देरी की गई है वो जानबूझकर चाइना द्वारा भी कई जगह की गई है। जैसे कि अब आप यहाँ डेटा दिया हुआ है, जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे हमारा सर्विस सेक्टर हो, तीनों जगह पर हमें रॉ मटेरियल के लिए चाइना पर कहीं पूरे हद तक, यानी कहीं पर तो 100%, 90% से लेकर 100% तक डिपेंडेंसी है हमारी, और कहीं कहीं हमारी 50% से ज़्यादा डिपेंडेंसी है चाइना पर। जैसे कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, इस जो अपनी आवश्यकता का 27% आयात करता है। हमारे यहाँ का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो 27% आयात पर निर्भर है। हाल के महीनों में महामारी के कारण कठिन समय का सामना कर इस ऑटोमोबाइल ने किया। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आप स्टॉक मार्केट में भी देखते होंगे, शेयर मार्केट में, कि ऑटोमोबाइल के शेयर्स की वैल्यू दिन ब दिन गिरती जा रही है। क्यों? क्योंकि सेल गिर रही है, और सेल किस वजह से गिर रही है कि रॉ मटेरियल को सप्लाई नहीं हो रही है। रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं होने की वजह से कुछ जगह डिमांड होने के बावजूद भी, भारत में कुछ जगह गाड़ियों की डिमांड, ऑटोमोबाइल की डिमांड होने के बावजूद भी उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम का अगर आपके जान पहचान में कोई लोग हों तो आप उनसे पूछिए, अगर आप कार बुक करने जाएंगे तो आपको 2-2 महीने का टाइम मिलेगा। आपको डिलीवरी के लिए 2-2 महीने का टाइम देंगी कंपनियां या एजेंसी, कार एजेंसी। तो उसकी वजह यही है कि सप्लाई चेन में बाधा उत्पन्न हो रही है, रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा है चाइना से या अदर कंट्रीज से, और डिमांड बढ़ रही है, उसके बावजूद इस पर पैसे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर डिप देखने को मिल रहा है, ऑटोमोबाइल में भी डिप देखने को मिल रहा है। अब दूसरा है, भारत चिकित्सा उपकरणों के लिए एशिया में चौथा सबसे बड़ा बाजार होने के नाते आयात पर निर्भरता इसकी 80% है। अब यानी कि चौथा सबसे बड़ा ये भारत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का चौथा सबसे बड़ा बाजार है एशिया में, उसके बावजूद ये 80% इंपोर्ट करता है। सारा जितने भी रॉ मटेरियल हैं हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिलेटेड, उसका 80% भारत द्वारा इंपोर्ट किया जाता है। जितने भी हमारे मेडिकल डिवाइसेज हैं, मेडिकल डिवाइसेज जैसे कि हमारा वेंटिलेटर्स हैं, जिसके आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा चर्चा थी, जो चाइना से भी हमने खरीदे थे, हमारे द्वारा चाइना से भी खरीदे गए थे। APIs खरीदे गए थे, क्योंकि जो ये दवाओं को बनाने में काम में आते हैं। API क्या होता है? जैसे कि आप देखते होंगे कोई टैबलेट जो खाने की डॉक्टर द्वारा दी जाती है, उसमें कई तरह के सॉल्ट होते हैं, तो उन सॉल्ट को एक जगह फ्रेम करने के लिए, यानी कि वो एक जगह से टूटे नहीं, आप एक गोली के फॉर्म में बनाने के लिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, ताकि वो बॉडी को नुकसान भी ना पहुँचाएं, और दूसरा वो सारे सॉल्ट्स को आपस में बांधे रखें ताकि वो एक दूसरे से बिखरे ना। तो उसके लिए API का यूज़ किया जाता है। अब इसमें निर्यातकों में, अब जो हमारे यहाँ भारत को जो चिकित्सा उपकरण कंट्रीज़ निर्यात करती हैं, यानी कि भारत जिन देशों से आयात करता है मेडिकल डिवाइसेस को या अन्य सामानों को, उसमें सबसे पहले हैं जापान, फिर चीन, सिंगापुर, जर्मनी आदि हैं। और ये स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं है, यानी कि ये साफ तौर पर सस्टेनेबल भारत के अब कोविड-19 के बाद से नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में भी अगर किसी तरह की आपदा आती है, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, तो उससे इस पर असर पड़ सकता है। तो भारत को लिए ज़रूरी है कि इस पर आयात निर्भरता कम करके अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग की जाए। अब वित्त वर्ष 2019 में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का मूल्य $120 बिलियन था। इसके 2025 तक बढ़कर $400 बिलियन होने का अनुमान है। इसलिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की उपस्थिति को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने की आवश्यकता है। देखिए, ये जो फैक्ट्स दिए हुए हैं, ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ये सारे आपको पॉइंट्स बिल्कुल क्लियरली याद रहना चाहिए। तो रक्षा क्षेत्र में क्या है? रक्षा क्षेत्र में नकारात्मक सूची में 101 वस्तुओं की पहचान की गई है। अब नकारात्मक सूची क्या होती है? नेगेटिव लिस्ट। इसके बारे में अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि नेगेटिव लिस्ट किसे कहते हैं, पहचान की गई है। और विदेशी निर्माताओं के लिए इन वस्तुओं के निर्माण में प्रतिष्ठित घरेलू कंपनियों के साथ गठजोड़ करने की एक बड़ी संभावना जताई जा रही है। यानी कि रक्षा क्षेत्र में जितनी भी नेगेटिव लिस्ट जारी की जाती है, एक तो होती है पॉजिटिव लिस्ट। देखिए, दोनों में फर्क ये होता है कि जो डिफेंस सेक्टर में दो लिस्ट बनाई जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव लिस्ट जो होती है हमारी, उस लिस्ट में ऐसे सामानों की सूची होती है जिनको भारत को आयात करने की, यानी कि भारत इंपोर्ट करने की जिसको छूट प्राप्त है। यानी कि हमारी जितनी भी डिफेंस सेक्टर है, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, ऐसे सामान को आयात कर सकती है दूसरे देशों से जो हमारे पॉजिटिव लिस्ट में है। लेकिन जो नकारात्मक सूची में है, यानी कि नेगेटिव लिस्ट में जो सामान इंक्लूड है, उसमें से हमारी कोई भी डिफेंस सेक्टर चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो या इंडियन कोस्ट गार्ड हो, वो कोई भी उस सूची में लिखित किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सामान को आयात नहीं कर सकता। उसके लिए ज़रूरी है, नकारात्मक सूची में जो जितनी भी वस्तुएं दी गई होती हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि वो भारत की ही कंपनियों से खरीदा जाए। तो इसमें आगे क्या है, नकारात्मक आयात सूची। पहले हम देख लेते हैं लचीली आपूर्ति श्रृंखला ये क्या होती है। लचीली आपूर्ति श्रृंखला
प्रतिरोध और वसूली के लिए अपनी क्षमता से परिभाषित होती है। इसका मतलब है कि आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान के प्रभाव का विरोध करने का, यहाँ तक कि बचने की क्षमता और एक व्यवधान से जल्दी से ठीक होने की क्षमता, यानी कि एक ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग ताकि सप्लाई चेन में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, किसी भी पैंडेमिक किसी भी पैंडेमिक के समय या किसी भी नेचुरल डिजास्टर के समय, चाहे वो आपदा हो, चाहे बाढ़ हो, भूस्खलन हो, किसी भी तरह के सुनामी हो, तो इन ऐसी आपदाओं से, नेचुरल या मैनमेड आपदाओं से बचने के समय सप्लाई चेन पर किसी भी तरह का नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, उसी को ही सप्लाई चेन रेजिलिएंट मैनेजमेंट कहते हैं, यानी कि लचीली आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। परिचालन जोखिम और रुकावट आपूर्ति श्रृंखला के कई क्षेत्रों में खतरा डाल सकती है, यानी कि इसका जो ऑपरेटिंग जोखिम है, रिस्क है, वो रुकावट आपूर्ति श्रृंखला, और रुकावट जो इसमें ऑब्स्टिकल्स हैं वो आपूर्ति श्रृंखला में, सप्लाई सीरीज में कई तरह से इसको खतरे में डाल सकता है। दुनिया भर में जैसे आपदा हमने देखा कि कोविड-19 के साथ है, कोविड-19 के समय में देखा कि आपूर्ति श्रृंखला रसद आपूर्तिकर्ताओं और कार्यबल पर दूरगामी वैश्विक प्रभाव हुआ है। अन्य आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान अप्रत्याशित प्रतिस्पर्धा, अचानक बाजार के रुझान और या ग्राहक खरीदार में व्यवहार में तेजी किससे बदलाव के रूप में आ सकते हैं। अब नकारात्मक आयात सूची क्या होती है, नीति क्या है? अगस्त 2020 में पेश की गई नकारात्मक सूची का अनिवार्य रूप से मतलब है कि सशस्त्र बल, सेना, नौसेना और वायुसेना केवल घरेलू निर्माताओं से ही ऐसी वस्तु की खरीद करेंगे, यानी कि नेगेटिव लिस्ट में, नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट जो है, इस लिस्ट में जो भी सामान इंक्लूड होगा उसके लिए, उस सामान के लिए ज़रूरी है कि जितनी भी हमारी डिफेंस सेक्टर और संस्थाएं हैं, चाहे वायुसेना हो, एयरफोर्स हो, चाहे हमारी नेवी हो, चाहे हमारी आर्मी हो, वो ऐसे सामान का जो खरीद करेगी वो घरेलू कंपनियों से ही करेगी, चाहे वो घरेलू कंपनी निजी क्षेत्र का आपूर्तिकर्ता हो या रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, चाहे वो हमारे डिफेंस सेक्टर के PSUs हों, DPSUs हों, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ऐसे ही क्षेत्रों से हमारी कंपनी, हमारे ये जितने भी सैन्य बल हैं वो खरीद करेंगे नेगेटिव लिस्ट वाले आइटमों की, मदों की। नकारात्मक सूची, इस नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत 2014 से 19 के बीच इस अवधि के दौरान 16.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आयात के साथ दूसरा सबसे बड़ा आयातक रहा है। देखिए, नकारात्मक सूची किस लिए हमने बताया जारी की जाती है, ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके और घरेलू इन्वेस्टर्स को ही, यानी कि घरेलू कंपनियों को ही प्रोत्साहित किया जा सके प्रोडक्ट बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और आत्मनिर्भर अभियान को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें क्या किया गया है, इससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारी घरेलू कंपनियों में को काम मिलेगा, और जब काम मिलेगा तो वो रोजगार जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ से जो फॉरेन करेंसी निकल कर जाती है, क्योंकि हम जब आयात करते हैं तो जाहिर सी बात है डॉलर में करते हैं, तो हमारे यहाँ से फॉरेन करेंसी आउटफ्लो भी कम होगा और भारत उस पैसे को कहीं दूसरी जगह भी इन्वेस्ट इंडिया में ही कर सकता है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके उससे रोजगार को बढ़ावा दे सकता है। एक फायदा तो ये है। दूसरा, सरकार रक्षा में आयातित वस्तुओं पर निर्भरता कम करना चाहती है और घरेलू रक्षा विनिर्माण उद्योग के हाथों में एक मौका देना चाहती है, उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहती है ताकि वो ग्रोथ कर सकें और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकें। नकारात्मक सूची में वस्तुओं के आयात की संभावना को नकार कर घरेलू उद्योग की बलों की ज़रूरतों के लिए कदम बढ़ाने और उनका निर्माण करने का अवसर दिया जाता है। यानी कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरतों की लिए कदम उठाने, जो भी हमारी डिफेंस सेक्टर की ज़रूरतें हैं उसका पूरा करने और उनका निर्माण करने का अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग की, वो हम डोमेस्टिक अपनी कंपनीज़ को देते हैं। तीसरी हमारी न्यूज़ है कच्चे माल की बढ़ती लागत। अब 2021 में बाजार में कई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होना तय है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने बताया, सप्लाई चेन का असर कहाँ तक पड़ेगा। अब जब सप्लाई चेन में रुकावट पैदा होगी तो, क्योंकि देखिए आपको रॉ मटेरियल तो हमारी पब्लिक की जो डिमांड है, जो बेसिक नीड्स हैं वो तो डेली की हैं, चाहे किसी भी तरह की पैंडेमिक आए, चाहे किसी भी तरह का नेचुरल डिजास्टर आए। लेकिन उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो हमारी कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास साधन नहीं है, यानी कि रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, जैसे कि चाइना इत्यादि। रॉ मटेरियल के लिए हम चाइना पर निर्भर हैं। अब चाइना एक तो बहाना है उसके पास पैंडेमिक का, दूसरा वो जानबूझकर इस बहाने को लेते हुए रॉ मटेरियल को डिले कर रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ डिमांड बढ़ रही है, तो कंपनियों को मजबूरन पैसे बढ़ाने पड़ रहे हैं चीज़ों पर। अगर 1 यूनिट सामान है और 10 खरीदार हैं उसको, तो जो ज़्यादा पैसे देगा जाहिर सी बात है उसी को देगी कंपनी, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट पर काम करती है। कोई भी प्राइवेट कंपनी होगी वो प्रॉफिट पर काम करेगी। हालांकि सरकार सोशल वेलफेयर पर काम करती है, लेकिन यहाँ पर सरकार भी सोशल वेलफेयर पर काम नहीं कर पाएगी ऐसी कंडीशन में। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ 2021 में और 22 में वस्तुओं की कीमतें बढ़ना तय हैं।
कार और वाणिज्यिक वाहन यानी कि हमारी कार्स और कमर्शियल व्हीकल, इनमें 1 से 4% तक की वृद्धि होना तय है। दो पहिया वाहन ये एक छोटे से अंतर से, क्योंकि ये मूल्य संवेदनशील होते हैं, देखिए जो दो पहिया वाहन होते हैं, टू व्हीलर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनमें सेंसिटिव होते हैं पैसे को लेकर। क्यों? अगर थोड़े से 10,000 रुपये भी बढ़ेंगे तो सेल तुरंत गिर जाएगी टू व्हीलर्स की। और कार्स और जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं इनके ऊपर 10-20 हज़ार रुपये बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए क्योंकि थोड़े जो अपर मिडिल क्लास होता है वही खरीदता है कार और बड़ी गाड़ियाँ या लग्जरी कार्स जो हैं वो वही खरीदते हैं जो अपर मिडिल क्लास या आपके हायर क्लास होता है। वाणिज्यिक वाहन कौन खरीदता है? अमीर लोग खरीदते हैं ताकि वो उसको रेंट पर चलवा सकें और आप अपनी कंपनियों में ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकें, तो उनके ऊपर 10-20 हज़ार रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए दो पहिया वाहन पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि ये मिडिल क्लास खरीदता है सबसे ज़्यादा। ट्रैक्टरों की कीमतें बढ़ाते हैं तो इसका एग्रीकल्चर सेक्टर पर फर्क पड़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। उपभोक्ता सामान जैसे रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि, इस पर ये भी लग्जरी आइटम है, वाइट गुड्स कहलाते हैं। रेफ्रिजरेटर हुआ, टीवी हुआ, आपका वॉशिंग मशीन हुआ, आपके एसी हुआ, एयर कंडीशन, तो ये सारे लग्जरी सामान आते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, हालांकि वाइट गुड्स कहलाते हैं ये वाइट गुड्स। 2021 की पहली छमाही में घर भी महंगे हो सकते हैं, जैसे कि हाउस लोन महंगे हो रहे हैं। जहाँ हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट महंगा हो रहा है तो हाउस लोन पर अगर घर बनेंगे तो वो अपार्टमेंट जो है वो उनकी भी कीमतें बढ़ना तय हैं। फिर यह कीमतों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार क्या चीज़ें हैं? अधिकांश उत्पादकों के लिए उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। जैसे कि हमने आपको बताया, जब रॉ मटेरियल महंगा होगा यानी कि उनकी इनपुट कॉस्ट महंगी हो रही है। जब इनपुट कॉस्ट महंगी होगी, देखिए जब सप्लाई चेन में बाधा आएगी तो यहाँ की कंपनियों की तो यहाँ की कंपनियों की तो एक निश्चित डिमांड है, उनको उतना सामान तो चाहिए ही हर हालत में, हर इंडस्ट्री को। तो जब वो डिमांड करेंगे और चाइना जानबूझकर लेट करेगा या अदर कंट्रीज जानबूझकर लेट करेंगी तो उनके पास क्या ऑप्शन है? तो ये कंपनी कहेगी चाइना से कि भाई ऐसा है कि आप 10 रुपये लेते थे, अब ऐसा हम आपको 15 रुपये पे करेंगे, आप हमें सामान जल्दी भिजवा दीजिए। तो यही चाइना चाहता है कि ज़्यादा पे हो हमें। तो अब जब ज़्यादा पैसा आएगा, जब इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो ये अपना जो आउटपुट कॉस्ट है यानी कि जो हमारी जो लागत, इनकी जब लागत महंगी होगी तो जाहिर सी बात है ये बेचेंगे भी, उनकी सेलिंग वैल्यू भी अपने आप ही बढ़ जाएगी क्योंकि इनकी इनपुट लागत में वृद्धि हुई है। दूसरा, धातुओं जैसे कच्चे माल की लागत में वृद्धि, रॉ मटेरियल, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में कुल कच्चे माल की खपत का 70% है। यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसमें जो मेटल्स यूज़ किए जाते हैं, आप देखते होंगे पूरा का पूरा लगभग मेटल्स पर ही डिपेंड होता है। हमारे यहाँ धातु से ही बनी होती है, चाहे वो आपका आयरन हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो मैग्नीज हो, उसमें सारा कुछ इंक्लूड रहता है, चाहे वो जिंक वगैरह हो, ये सब इसमें मिक्स किए जाते हैं जंग से बचाने के लिए। तो आप देखते होंगे, तो जैसे कार है, कार का जितना भी हमारा एक्सटर्नल पोर्शन होता है वो किसका होता है? मेटल का होता है। बहुत कम, जैसे टायर वगैरह को छोड़कर, टायर इत्यादि को छोड़कर सब कुछ मेटल का ही होता है। आपको कुछ चंद ही चीज़ें होंगी, छोटी मोटी चीज़ें जो आपको अलग अलग प्रोडक्ट की मिल जाएंगी, प्लास्टिक्स की या फिर रैक्सीन की या आपके लेदर की, जैसे कि अंदर की सीट्स कवर। बाकी सारा 70% क्या होता है? कच्चा माल, वो धातु मेटल्स का होता है। तो इसलिए मेटल की वैल्यू बढ़ने की वजह से, कच्चे मेटल की वैल्यू बढ़ने की वजह से इनपुट कॉस्ट में वृद्धि हुई है और हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हम पैसों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा आयातकों को माल ढुलाई के लिए अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्रूड ऑयल की कीमतें महंगी होती जा रही हैं। हमारे क्रूड ऑयल जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, क्रूड ऑयल से पेट्रोल महंगा हो रहा है, 100 रुपये से ऊपर है, डीजल 100 रुपये के आसपास आ गया है, तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है और इसलिए भी इनपुट में वृद्धि हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मांग और कंटेनरों की कमी के कारण समुद्री आपूर्ति श्रृंखला पर भी दबाव है। जो मराइन हमारे यहाँ जो कार्गो चलते हैं, कार्गो उनके शिपमेंट्स भी महंगे हो रहे हैं और शिपमेंट्स को इंश्योरेंस ना होने की वजह से शिपमेंट की कमी है। इंश्योरेंस ना होने की वजह से शिपमेंट्स जो है चल भी कम रहे हैं। जिनके इंश्योरेंस नहीं है वो मरीन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से, कम होने की वजह से जो आपके कार्गो हैं, कार्गो शिप्स कम होने की वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ गई है। उनके पास ऑर्डर ज़्यादा है तो वो पैसे भी ज़्यादा लेने लगे हैं। आगे है मूल्य वृद्धि भी बढ़ते ओवरहेड्स जैसे कि उच्च कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल, उच्च निश्चित लागत, कम क्षमता उपयोग आदि का कारण है। यानी कि सुरक्षा प्रोटोकॉल बढ़ाने पड़ रहे हैं। कोविड-19 की वजह से जगह जगह चेकिंग हो रही है, वहाँ सैनिटाइजेशन हो रहा है, इसकी वजह से भी इनपुट लागत में वृद्धि आई है। अगला है हमारा, इसमें बढ़ती कीमतों के साथ उपभोक्ता को विवेकाधीन खर्च कम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिसका आर्थिक सुधार पर सीमित प्रभाव पड़ेगा। यदि इस्पात की कीमतों में नरमी नहीं आती है तो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के भी धीमा होने की संभावना है। यह रोजगार सृजन को सीमित करेगा और धातुओं और गैर धातुओं की खपत को कम करेगा। देखिए, अगर इस्पात की कीमतों में नरमी नहीं आती, कम नहीं होती इस्पात की कीमतें स्टील की, तो इससे क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए हमारे यहाँ कोर इंडस्ट्री में आता है ये स्टील आपका। तो स्टील की वजह से अगर स्टील पे पैसे कम नहीं होते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर गहरा प्रभाव पड़ेगा तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट पर प्रभाव पड़ेगा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और मेटल्स और हमारे नॉन मेटल्स की खरीदारी पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका एमएसएमई जो होते हैं हमारे मीडियम एंड स्मॉल
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME, इन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, यानी कि नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत कम मार्जिन पर काम करते हैं। हमारे यहाँ जो MSME होते हैं वो बहुत कम मार्जिन पर 1-1, 2-2 रुपये पर काम करते हैं, तो इसलिए वो इस बढ़ी हुई कीमत को अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए अगर कीमत बढ़ गई तो उनको जाहिर सी बात है पैसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो कस्टमर उनका भाग जाएगा, कस्टमर परचेज नहीं करेगा आइटम, क्योंकि ये 1-1, 2-2 रुपये के मार्जिन पर काम करते हैं MSMEs। उद्योग के विशेषज्ञों ने सरकार से लौह अयस्क के निर्यात पर रोक लगाने, इस्पात की कीमतों को विनियमित करने और उदार इस्पात आयात की अनुमति देने को कहा है। यानी कि जो इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने जितना भी आयरन ओर है उसके निर्यात पर रोक लगाने की मांग की है, इस्पात की कीमतों को, जितना भी स्टील है उसकी प्राइस को रेगुलेट करने की मांग की है और लिबरल स्टील इंपोर्ट पॉलिसी अपनाने की डिमांड की है। अगली न्यूज़ है हमारी, उच्च राजस्व के लिए डिस्कॉम नई ब्रिज रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं। जैसे कि उच्च लागत होती जा रही है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, स्पेशली यूपी में और अदर स्टेट्स में, तो इसमें उच्च राजस्व के लिए डिस्कॉम जो है, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो क्या कर रहे हैं, अलग रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, डिस्कॉम कम टैरिफ संग्रह, यानी कि इनका टैरिफ कलेक्शन कम हो रहा है, बिजली खरीद लागत में वृद्धि, जो इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट पैसा है, चार्ज है, उसमें वृद्धि हो रही है, अपर्याप्त टैरिफ बढ़ोतरी, सरकारी विभागों से बढ़ता बकाया आदि जैसे मुद्दों से ये डिस्कॉम त्रस्त हैं। डिस्कॉम को सामूहिक रूप से 2018-19 में 8500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और कोविड की संभावना है कि जिससे उनके लिए खराब स्थिति हो गई है, यानी कि कोविड-19 के बाद जो अब डेटा आएगा उसमें और भी स्थिति खराब होने की इसकी संभावना जताई जा रही है। डिस्कॉम राजस्व प्रवाह बढ़ाने के लिए नए तरीकों की तलाश कर रहे हैं, यानी कि डिस्कॉम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं जिससे उनके रेवेन्यू जनरेशन में वृद्धि हो। योजना के तहत डिस्कॉम घरों में अकुशल उपकरणों के उपयोग को इंगित करने के लिए बिजली की खपत पर उपयोगकर्ता डेटा को दोहन करेगी। यानी कि ये ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जिसमें जो पुराने ऐसे डिवाइसेस लगे हुए हैं लोगों के घरों में, जो घरेलू उपकरणों को, जिसमें घरेलू यूज़ में जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें जो अकुशल हैं ऐसे उपकरण जो बिजली ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन ऐसे प्रोडक्ट को ये प्रतिस्थापित करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने की योजना पर काम कर रहे हैं। डेटा उपकरण विक्रेता को बिक्री, यानी कि पुराने उपकरणों को बदलने के लिए, पिच करने के लिए प्रदान किया जाएगा और ग्राहक को एक व्यक्तिगत अलर्ट भेजा जाएगा। यानी कि ऐसे लोग जिनके यहाँ ऐसे स्विचेस लगे हुए हैं या ऐसे पंखे, जितने भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं जो ज़्यादा बिजली की खपत करते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को बदलने के लिए एक अलर्ट भेजा जाएगा और उनको कुछ पुराने उपकरणों के बदले नए उपकरणों पर कुछ छूट दी जाएगी। ये रणनीति डिस्कॉम के लिए एक आय का आकर्षक स्रोत बन सकती है। ये 250 मिलियन पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदलने के साथ साथ हो रहा है। इस संबंध में विदेशी निवेशकों ने पहले ही रुचि दिखाई है और इंटेली स्मार्ट, ये कौन है, एनर्जी एफिशिएंस सर्विस लिमिटेड और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड फंड के बीच संयुक्त उद्यम, ये उद्यम जो है ये आपका कंपनी है। ये कंपनी किन कंपनियों की संयुक्त कंपनी है, एनर्जी एफिशिएंस सर्विसेज लिमिटेड, एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड EESL और नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सॉरी। तो ये इन दोनों की मिलीजुली उद्यम है। पहले ही एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और नई दिल्ली नगर निगम और उत्तर प्रदेश के डिस्कॉम को इन उच्च मूल्यों में वर्धित सेवाओं को पेशकश करने की योजना बना रहा है। तो इसमें पुराने प्रोडक्ट्स को बदला जाएगा और उसके लिए उन्हें पुराने प्रोडक्ट्स के बदले नए प्रोडक्ट्स खरीदने पर कुछ प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव्स भी प्रदान किए जाएंगे। इससे क्या होता है, देखिए आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक जनरेशन की क्षमता सीमित है। हम बिजली का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, बिजली की जो बचत है, जो सेविंग है, वही बिजली की खपत कहलाती है। आपने सुना होगा बिजली की सेविंग ही बिजली की खपत है। यानी कि हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने की जगह अगर हम खपत को कम कर दें, यानी कि जो यूज़ की चीज़ें हैं, जब आप घर से कमरे से बाहर निकले तो लाइट बंद कर दें, फैन ऑफ कर दें, तो ये सारी ही इसी तरह से हम बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी, संसद पैनल रडार के तहत सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जल संसाधनों पर संसदीय समिति देख रही है कि सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम प्रति बूंद अधिक फसल, प्रति बूंद पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये आपने सुना होगा PDMC, प्रति बूंद अधिक फसल, और फसल विविधीकरण क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान केंद्रित करके जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इस पर जल संसदीय समिति जो है विचार कर रही है। अब PDMC क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक हिस्सा है। जो आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप का एक्रोनिम है PDMC, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रति बूंद अधिक फसल।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक हिस्सा है। इसमें क्या है, ये समिति भूजल संरक्षण के व्यापक मुद्दे पर और उन तरीकों पर करीब से विचार कर रही है जिसमें इसकी कमी मुख्य रूप से कृषि के उपयोग के कारण मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में कृषि फसल पैटर्न प्रभावित हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर बिजली फ्री होने की वजह से आपका उत्तर जो हमारा पंजाब है, हरियाणा के क्षेत्र हैं, ये ग्रीन बेल्ट का क्षेत्र है, ग्रीन रेवोल्यूशन का हिस्सा है, तो यहाँ पर बिजली फ्री है। तो यहाँ पर अत्यधिक दोहन होता है पानी का, अत्यधिक दोहन की वजह से हमारे यहाँ भूजल स्तर में गिरावट होती जा रही है दिन ब दिन, और कई जगह पर तो भूजल 300-400 फीट नीचे चला गया है। तो इसकी वजह से इस योजना को शुरू किया गया था। तो इस योजना पर संसदीय समिति अब विचार कर रही है। कृषि परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाने वाला पानी भूजल से 65% और सतही जल से 35% है। यानी कि कृषि के प्रयोजनों के लिए, एग्रीकल्चर सिंचाई के लिए जो पानी यूज़ किया जाता है उसमें जो ग्राउंड वाटर है उसका वो 65% यूज़ किया जाता है। देखिए कितनी बड़ी मात्रा में ग्राउंड वाटर का दोहन किया जाता है। और जो सतही जल है यानी कि सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर कौन सा होता है, जो कैनाल्स में बह रहा है, जो कैनाल्स बनाई गई हैं, नदियों के थ्रू कैनाल्स जो बनाई गई हैं, या डायरेक्ट जो नदियों से पानी लिया जा रहा है, वो कुल का वो सिर्फ 35% यूज़ हो रहा है। बाकी 65% हमारा कहाँ से यूज़ हो रहा है, भूजल यूज़ हो रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ का पानी पीने के लिए यूज़ में लिया जाता है। उपलब्ध कुल भूजल का 89% यानी कि जितना भी अवेलेबल ग्राउंड वाटर है उसका 89% कृषि के लिए यूज़ किया जाता है और 10% घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, और ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसे हैं जो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट में देकर, और आपसे सही या गलत कथन को चुनने के लिए कहा जा सकता है। देखिए कृषि में जो एग्रीकल्चर में जो वाटर यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में जो वाटर यूज़ होता है वो 65% कहाँ से यूज़ होता है, ग्राउंड वाटर, और 35% कौन सा वाटर है, सरफेस वाटर। सरफेस वाटर के अंदर क्या आते हैं, आपकी कैनाल्स और रिवर्स, इनका पानी आता है, और ग्राउंड वाटर आपका 65% यूज़ होता है। अब लेकिन ओवरऑल जो वाटर की खपत है, पानी की खपत है, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कृषि हो, चाहे घरेलू डोमेस्टिक यूज़ हो, तो उसमें 89% खाली हमारा जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर का अगर खाली यूज़ देखें हम तो ग्राउंड वाटर में 89% यूज़ जो किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर द्वारा किया जाता है, और 10% घरेलू डोमेस्टिक यूज़ के लिए किया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे घरों में मोटर लगी होती हैं और पंप लगे होते हैं पानी की टंकी भरने के लिए, तो ज़्यादातर आप यूपी में ये देख सकते हैं, तो वो पानी से मोटरों द्वारा भूजल को खींचा जाता है, पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब क्या है, यहाँ ये केवल 10% ही है कुल यूज़ का, बाकी 89% कहाँ यूज़ किया जाता है, ग्राउंड वाटर, वो ग्राउंड वाटर यूज़ किया जाता है खेती में। तो कितना बड़ा आप देखिए इसका कितना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, दोहन होता है ग्राउंड वाटर का। प्रति बूंद अधिक फसल के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया जाना है, क्योंकि कुछ राज्यों ने शिकायत की है कि इस योजना के तहत प्रदान की गई मशीनरी में परिचालन और स्थायित्व के मुद्दे हैं। पैनल द्वारा अगले साल सिफारिशें प्रस्तुत करने की संभावना है, यानी कि जो संसदीय पैनल बनाया गया है वो नेक्स्ट ईयर अपनी सिफारिशें, रिकमेंडेशंस प्रदान करेगा। PDMC पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हिस्सा है। अब इसके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है इसके 5 घटक हैं, यानी कि आपका PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके 5 कंपोनेंट है, 5 कंपोनेंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं, पहला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, AIBP एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ये आपको थोड़े थोड़े पता होना चाहिए। यहाँ पर हमने इन 5 के नाम लिख दिए हैं। हर खेत को पानी। तीसरा है प्रतिबूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, PDMC। चौथा है जल विभाजन कार्यक्रम, वाटरशेड मैनेजमेंट। 5वां है मनरेगा के साथ जुड़ाव, कन्वर्जेंस विद MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर है क्या, अगली न्यूज़ है हमारी, सरकारी संपत्ति की बिक्री वित्त वर्ष 2022 में आंशिक रूप से अधिक खर्च करने के लिए, यानी कि सरकारी संपत्ति की बिक्री, डिस इन्वेस्टमेंट पर ये न्यूज़ है। डिस इन्वेस्टमेंट, इसमें हम देखेंगे कि डिस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। सरकार अगले वित्त वर्ष में 415 अरब डॉलर के चालू वित्त वर्ष के बजट व्यय की तुलना में अधिक खर्च करने के लिए तैयार है, और बुनियादी ढांचा प्राथमिकता वाला क्षेत्र, ये बुनियादी ढांचा जो है वाला क्षेत्र जो है वो प्राथमिकता क्षेत्र होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर होगा वो हमारा प्रेफरेंस सेक्टर होगा। इसके लिए सरकार को परिसंपत्ति की बिक्री के माध्यम से $40 बिलियन जुटाने की उम्मीद है, यानी कि एसेट्स डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से भारत सरकार क्या करेगी, $40 बिलियन जुटाएगी। चालू वित्त वर्ष के लिए वास्तविक व्यय 30.4 ट्रिलियन रुपए कम होने की उम्मीद है, लेकिन पिछले वित्तीय व्यय 26.86 ट्रिलियन रुपीस से ये अधिक होगा। सरकारी बुनियादी ढांचे के विकास को समर्थन देने का लक्ष्य रखेगी। इस उच्च व्यय के लिए सरकार को संपत्ति की बिक्री और उधार के लिए जाना होगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में संपत्ति की बिक्री के माध्यम से 28 बिलियन रुपीस जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन महामारी ने प्रक्रिया में देरी की, यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट का जो लक्ष्य था $28 बिलियन रखा गया था, लेकिन इससे महामारी की वजह से इसमें देरी आई है और कमी भी आई है। अब डिस इन्वेस्टमेंट क्या है,
विनिवेश किसी संगठन या सरकार द्वारा किसी संपत्ति या सहायक कंपनी को बेचने या उसका परिसमापन करने की एक प्रक्रिया होती है। किसी परिसंपत्ति की बिक्री के अभाव में विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कटौती को भी संदर्भित करता है। यानी कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में भारत सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कमी कर रही है तो ये भी डिसइन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है, डिसइन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है। क्योंकि देखिए जिन पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिनको बेचा जाता है या जिसमें इससे स्टेक्स कम करती है सरकार, बेचने का मतलब ये होता है पीएसयूज को कि सरकार ने इस पीएसयूज में अपनी हिस्सेदारी को कम कर दिया है। तो इसमें हिस्सेदारी कम करने की वजह से ये क्या होता है, क्योंकि ये पीएसयूज जो होते हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमें भविष्य में सतत रूप से एक फिक्स या अनलिमिटेड प्रॉफिट प्रदान करते रहते हैं। और अगर हम भारत सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करती है, जो हमारा पूंजीगत व्यय है उसको कम करती है, तो इसका मतलब इसका असर, इसका क्या मतलब होता है, ये इनडायरेक्ट डिसइन्वेस्टमेंट होता है। इनडायरेक्ट डिसइन्वेस्टमेंट, अप्रत्यक्ष विनिवेश, जो किसी संगठन या सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना के भीतर अधिक उत्पादक क्षेत्रों में संसाधनों को पुनः आवंटन की सुविधा प्रदान कर सकता है। चाहे विनिवेश का परिणाम विनिवेश हो या धन में कमी, प्राथमिक उद्देश्य पूंजीगत वस्तुओं, श्रम और बुनियादी ढांचे से संबंधित निवेश पर लाभ को अधिकतम करना है। निवेश पर लाभ यानी कि रिटर्न ऑन प्रॉफिट्स, रिटर्न ऑन इंटरेस्ट, ROI को अधिकतम करना होता है। अब विनिवेश तब होता है जब सरकारें या संगठित संपत्ति या सहायक कंपनियों को बेचते हैं या उनका परिसमापन करते हैं। विनिवेश या पूंजीगत व्यय में कमी का रूप ले सकता है, यानी कि विनिवेश जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी को भी इंगित कर सकता है। विनिवेश कई कारणों से किया जाता है, जैसे कि रणनीतिक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या पर्यावरणीय एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जा सकता है। अगली न्यूज़ हमारी, दिसंबर में जीएसटी MOP सबसे अधिक वृद्धि पर। अब दिसंबर महीने में जीएसटी संग्रह अब तक के उच्चतम 1,15,174 करोड़ रुपए पर पहुंचा। यह कर चोरी पर कार्यवाही, नकली चालान, हाल ही में शुरू किए गए प्रणालीगत परिवर्तनों का कारण है और एक मजबूत आर्थिक सुधार का संकेत देता है। जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद से ये सबसे अधिक है। ये नवंबर के संग्रह की तुलना में काफ़ी अधिक है, जो 1,04,963 करोड़ था, और पिछले वर्ष की इसी महीने के लिए 12% अधिक है। यानी कि पिछले वर्ष 2019 के नवंबर महीने से ये 12% अधिक है। और अब तक मासिक जीएसटी का संग्रह केवल 3 महीनों में 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, और इस वर्ष ये लगातार तीसरा महीना है जब संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। एक अन्य कारण से महत्वपूर्ण है कि कुछ क्षेत्रों में अभी भी लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है और इसके बावजूद जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है। और अगली हमारी और आज की लास्ट न्यूज़ है, देखिए कल से हम कोशिश करेंगे कि आपको 2 लेक्चर इकोनॉमी के प्रोवाइड करें, और साथ साथ हमारा करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है वो चलती रहेगी। सभी निर्यातों को कवर करने के लिए RODTEP योजना बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए। ये करंट अफेयर्स में भी न्यूज़ में थी और इकोनॉमी की दृष्टि से भी ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल घोषणा की थी कि एक नई योजना RODTEP भारत से व्यापारिक निर्यात योजना, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम की जगह लेगी, क्योंकि WTO यानी कि हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन ने MEAS को बहुपक्षीय व्यापार मानदंडों के खिलाफ माना है। यानी कि जो मल्टीलैटरल ट्रेड्स हैं उनके खिलाफ माना गया है WTO द्वारा। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2021 से उत्पादों के निर्यात पर शुल्क या करों की छूट, शुल्क यानी कि आपके जो टैरिफ हैं और जो ड्यूटीज़ हैं उन पर टैरिफ एक्सक्लूड किया जाएगा, हटाया जाएगा, और सभी निर्यातों को इसमें सभी तरह के निर्यातों को कवर किया जाएगा। उत्पादों के निर्यात पर शुल्क या करों की छूट, इसी को ही RODTEP योजना कहा गया है। हालांकि निर्यातक अभी भी आपूर्ति की दरों पर स्पष्टता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक इस पर स्पष्टता ना हो, निर्यातक अपने ऑर्डर बुक करने और उनका मूल्य निर्धारण करने के लिए बाध्य होंगे। वाणिज्यिक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के GK पिल्लई 3 सदस्यीय RODTEP समिति, देखिए इस समिति के सदस्य कौन है, इस समिति में 3 सदस्य, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, GK पिल्लई द्वारा। GK पिल्लई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। हाल ही में गठित की गई GK पिल्लई समिति निम्न में से किससे संबंधित है। समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर RODTEP दरों को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। अब इसमें क्या है, RODTEP योजना क्या है, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 को सभी निर्यातों वस्तुओं के लिए कर वापसी योजना, यानी कि इस पर जो टैक्स है उस पर वापसी, RODTEP योजना के लाभ का विस्तार करने का निर्णय लिया है। लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 31 दिसंबर 2020 को इस संबंध में घोषणा की गई थी। सरकार ने देश के घटते निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातों को करों और शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए मार्च 2020 में निर्यात उत्पाद योजना पर शुल्कों और करों की छूट को मंजूरी दी थी। यानी कि ये RODTEP योजना क्या है, ये निर्यात उत्पादों पर शुल्क जो लिया जाता है सरकार द्वारा और जो टैक्स लगाए जाते हैं, यानी कि ड्यूटीज़ और टैरिफ जो होते हैं, और टैरिफ
और जो शुल्क टैक्स होता है इस पर छूट प्रदान की जाती है निर्यात करने पर। अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हैं जिसकी आप निर्यात करने की सोच रहे हैं तो भारत सरकार उस पर टैक्स भी कम लेगी आपसे और आपको इंसेंटिव प्रदान करेगी, किस फॉर्म में, ड्यूटीज ना लेकर या ड्यूटीज कम करके या टैरिफ को कम करके। अब भारत सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बड़े प्रयास के तौर पर 1 जनवरी 2021 से सभी निर्यात की वस्तुओं के लिए RODTEP योजना के लाभों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब इसकी बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि। इस वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर की अवधि में भारत का निर्यात 17.76% तक घटकर 173.66 अरब डॉलर रह गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष शरद कुमार सर्राफ ने कहा है, RODTEP दरों के संबंध में भारत सरकार की यह अधिसूचना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक निर्यातक को अपने उत्पादों की कीमत तय करने में मदद करेगी। इसमें आगे देखते हैं, RODTEP दरें उत्पादन के विभिन्न चरणों में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक इनपुट करों पर निर्भर हैं। गणना एक समय लेने वाली प्रक्रिया बन रही है। इसके अलावा इस बात को लेकर अनिश्चितता प्रतीत होती है कि इस योजना के तहत व्यय का प्रारंभिक आवंटन सालाना 50,000 करोड़ रुपए आका गया था, लेकिन चिंता यह है कि वित्तीय बाधाओं के कारण इसे वापस बढ़ाया जा सकता है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? RODTEP योजना का निर्यात उत्पाद योजना पर शुल्क और करों की छूट के तहत निर्यातकों को उन सभी लागू केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों और करों को कर रिफंड किया जाएगा। यानी कि कोई भी लोकल अगर उस पर ड्यूटी लगी है, लोकल क्षेत्र की, लोकल रीजनल ड्यूटी अगर लगी है या टैरिफ लगा है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई ड्यूटी, टैक्स या टैरिफ लगाया गया है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कोई ड्यूटी कर आपका कोई कर लगाया गया है, टैक्स लगाया गया है या शुल्क लगाया गया है, तो उस सब का रिफंड किया जाएगा जो अब तक वापस नहीं किए जा रहे थे। भारत के निर्यातकों को इससे नुकसान हो रहा था क्योंकि टैक्स बढ़े हुए थे। इस नवीनतम आदेश के तहत रिफंड को सीधे निर्यातक के बही खाते में सीमा शुल्क के साथ जमा किया जाएगा, यानी कि कस्टम ड्यूटी के साथ इसको जमा किया जाएगा। आयातित वस्तु पर मूल सीमा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। क्रेडिट की गई राशि को अन्य आयातकों को भी हस्तांतरित किया जा सकता है। पूर्व वाणिज्य एवं गृह सचिव GK पिल्लई, यानी कि कौन है ये, जो फॉर्मर टैक्स सेक्रेटरी, फॉर्मर कॉमर्स इंडस्ट्री के ये सेक्रेटरी हैं GK पिल्लई की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर वाणिज्य विभाग ने कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने RODTEP योजना की दरों को अधिसूचित करेगा। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में ये भी बताया कि निर्यातक को RODTEP योजना का लाभ उठाना चाहता है को अपने शिपिंग बिल में प्रत्येक निर्यात की गई वस्तु के लिए अपना इरादा घोषित करने की आवश्यकता होगी। अधिसूचना की तारीख के बावजूद अधिसूचित दरें विभिन्न वस्तुओं के सभी योग्य निर्यात के लिए 1 जनवरी 2021 से लागू की जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। RODTEP योजना आपको पता होना चाहिए हर हालत में। ये IAS के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल से हमारे इसके इकोनॉमी के 2 लेक्चर डेली आएंगे आपको, मतलब हम कोशिश करेंगे डेली तो नहीं, अल्टरनेट एक दिन हम करंट के लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और एक दिन आपको इकोनॉमी के लेक्चर, क्योंकि इकोनॉमी के लेक्चर जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे तो हम साथ साथ शुरू कर रहे हैं इसको, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।